चलो अब इसको पूरा रब कर रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट की मैथ के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं रिलेटेड टू मैट्रिक्स या कह लो मैट्रिसेस, वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है हम उसको कट भी कराएंगे, तो उसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगेन रीजन बीइंग कट कराने का कि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो एक ही मार्क्स के, और वो भी आपको पूरा सॉल्व तो करना नहीं है ना। तो जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो अपने लेंथी क्वेश्चंस करके फायदा नहीं है। देखो हमने एग्जाम्पल 1 देख लिया है बुक का, 2 भी देखा, 3 भी देखा। अब आ जाओ 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 हम रीड कर रहे हैं, चैप्टर मैट्रिसेस। पेज नंबर सब आ जाओ 2.40 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 हम करेंगे। देखो एग्जाम्पल 4 में बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते जल्दी से। कह रहा है कि जो एनुअल सेल वॉल्यूम है ऑफ 3 प्रोडक्ट्स XYZ, जिसकी सेल्स प्राइस पर यूनिट दी हुई है एंड 2 डिफरेंट मार्केट्स में उसकी वैल्यू भी दी हुई है। क्लियर? तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, हम दोनों की वैल्यू यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है 6000 12000, नेक्स्ट 9000 6000, नेक्स्ट 13000 17000। ये डिटेल है एक्स की, ये वाई की है, जेड की। और यहां पे मेरे पास डिटेल किसकी दी है बेटा, पर यूनिट प्राइस दी हुई है। ऐसे ना लिख करके सीधे जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। 3.5 है ना, y का दिया हुआ है 2.75, z का दिया है 1.50। ये सेल्स प्राइस पर यूनिट है। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो रेवेन्यू के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, याद होगा, जितनी क्वांटिटी हमने सेल की इनटू प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अरे अगर हम 10 यूनिट बेच रहे हैं मार्केट में और 1 यूनिट की वैल्यू हमने 10 रुपए रखी है, तो हम इसी तरीके से निकालते कि हमारा रेवेन्यू कितना आया, 100 रुपए आया, है ना। अगर हम लोग को याद हो तो हम लोग इकोनॉमिक्स में देखें व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी प्लस प्राइस। तो ये हमारे पास क्वांटिटी दी है, ये प्राइस दी हुई है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पर मल्टीप्लीकेशन का सबसे पहला रूल क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले का वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के। क्लियर? अब मान लो आपने इसको कैसे सेट किया, एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं एक क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड, हमें तो नहीं पता ना कैसे सेट करना है अभी, ये तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो ये बन गया मेरा दूसरा मैट्रिक्स। अब खुद देखो, हमने बोला नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। मान लो इसको इससे मल्टीप्लाई करने का तुमने सोचा, कैसे करोगे मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ कितने कॉलम्स है 3, और यहाँ रोज कितनी है 1, है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और रोज कितनी है 1, पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, नहीं मैम पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे मेरे पास कितना कॉलम है, 3 कॉलम है ना, और यहाँ पे देखो रोज कितना है 2। क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं मैम इसका भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं। तो उस केस में हम कैसे सेट करेंगे, 3.50 2.75 1.50। अगर हम ऐसे सेट कर दे बेटा तो देखो x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y का y के साथ, z का z के साथ। क्यों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम है, और यहाँ रोज कितनी है बेटा, 3 रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो। तब 3 into 3 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि मल्टीप्लीकेशन किसका करोगे, x का x के साथ ना करोगे, कि जितना x का यूनिट है उसका x के प्राइस के साथ करोगे, ठीक है। तो उस केस में मेरा ये वाला सिस्टम ठीक है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x x के साथ मल्टीप्लाई होगा। मेरा पॉइंट क्लियर है? अच्छा, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमने बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इस हिसाब से सेट करोगे। एक हमेशा सेट दिया रहता है, दूसरे वाले को आपको कई बार सेट करना होता है, और एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको बताया कि कुछ ना समझ में आए तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज देखना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसी के हिसाब से इसको सेट करना, फर्स्ट टाइम में सेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को 3 कॉलम्स दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 3 रोज में सेट करना था, तो हमने पहले ही कर दिया, ठीक। अब आ जाओ, इसको रब कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सबको रब कर रहे हैं।
बस अब क्या करना है, कैलकुलेटर अलाउड रहेगा एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रहेगा। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 6000 इंटू 3.50 प्लस 9000 इंटू 2.75 प्लस 13000 इंटू 1.50, 12000 इंटू 3.50 प्लस 6000 इंटू 2.75 प्लस 17000 इंटू 1.50। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, कैलकुलेटर सबके पास रहेगा, बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देना। एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी, ठीक, क्योंकि मार्केट वाइज निकालना है ना, तो ये फर्स्ट मार्केट की वैल्यू आ गई है, सेकंड मार्केट की वैल्यू। कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में तो बहुत ही इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल 5 तो हमने ऑलमोस्ट करा दिया है। अब चलो एग्जाम्पल 6 पे, फिर इसको आराम से तुम लोग नोट भी कर लेना। जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, हम सिर्फ उसी पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आप लोगों को कट करवा देंगे, ना वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ना वो देखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना पेज नंबर 2.41 पे, और क्वेश्चन में बोला क्या है, ए स्क्वायर निकालने के लिए। मतलब ये जो दिया है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 ए 0 1 बी 0 0 -1, यही ना। पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करें, लिखते चलेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए, ठीक। अब नेक्स्ट अगेन इसी को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी। नेक्स्ट ये जो रो है इसको लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड के लिए करेंगे, ऐसे ही थर्ड के लिए करेंगे। तो अब इसकी तो वैल्यू खत्म, अब इसकी वैल्यू शुरू। इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू बी, 0 इंटू 0 प्लस 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। नेक्स्ट अब इसकी भी वैल्यू खत्म, अब इसकी वैल्यू शुरू। a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस की जगह माइनस ले लो, -1 इंटू ए, इंटू 0 प्लस बी इंटू 1 -1 इंटू बी, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1, इसको सॉल्व करने पे 0, इसको सॉल्व करने पे 0, इसको सॉल्व करने पे 0 1 0 0 0 और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एग्जाम में क्या ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है ना, एक दो सॉल्व करोगे तुम देखोगे कि 4 ऑप्शन जो दिया रहता है उसमें पहले मतलब जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें एक या दो में ये तीनों वैल्यू मैच करेगी, तो एक एक सॉल्व करते जाना और उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इसको नोट करना है तो कर लो। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इलस्ट्रेशन 7। चलो अब आओ एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 2.42 पे। बहुत ही आराम से इसको कट कर दो, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेम एग्जाम्पल 8 भी कट कर दो, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, कट कर दो, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए होगा तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क लिखो। सेम पैटर्न पे अभी हमने क्वेश्चन कराया था, तो एग्जाम्पल 9 को आप होमवर्क ले लो। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 10, ठीक। आ जाओ एग्जाम्पल 10 पे आओ, जो कि पेज नंबर दिया है 2.44। हम पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए। कह रहे हैं सर्टेन सिटी देयर आर 5 कॉलेजेस एंड 20 schools. Each school has 3 peons, 1 clerk and 1 head clerk. And where a college has 5 peons, 3 clerks, 1 head clerk and additional staff of a caretaker. ठीक है,
मतलब एक हेड क्लर्क है और एक केयर टेकर है। द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड फॉलोइंग। आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करके ये बताना है कि हर एक कॉलेज का, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, देखो बोला है फाइंड द टोटल मंथली बिल ऑफ ईच कॉलेज एज वेल एज स्कूल होना चाहिए। बिल पूछा है, अगेन हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है। कह रहा है कि आप प्यून को सैलरी कितनी दे रहे हो, 1100, वैसे सबकी सैलरी दी हुई है, और ये बता रहा है कि ये तो एक की सैलरी है ना, तो कॉलेज में कितने प्यून है, 3 प्यून है, नहीं स्कूल में 3 प्यून है और कॉलेज में कितने प्यून है, 5, तो उनके हिसाब से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो कि मेरे पास दिया है इस तरीके से 1100, 1700, 3000 और 2500। ये क्या है बेटा, प्यून है, ये क्लर्क है, ये हेड क्लर्क है और ये केयर टेकर है। क्लियर। आप देखो मेरे को जो इक्वेशन सेट करना है, इसको अगर हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, अगर इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 रो दिख रही है, मतलब 4 कॉलम चाहिए, और 4 कॉलम के लिए सिंपली कॉलम कैसे बनेगा, इसी के हिसाब से प्यून, ठीक है ना, उसके बाद क्लर्क, हेड क्लर्क, और फिर तुम्हारे पास केयर टेकर हो गया। इसको हम हटा रहे हैं। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, जो मेरे पास सैलरी दी है प्यून की, क्लर्क की, हेड क्लर्क की और केयर टेकर की, 1100, 1700, 3000 और 2500 दिया है ना बेटा। तो यहाँ पे 4 रो हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब हमें 4 कॉलम भी चाहिए, ये हमने पहले बता दिया है। तो हम कॉलम कैसे बनाएंगे, सेम इसी रो को कॉलम बना देंगे, प्यून, क्लर्क, हेड क्लर्क एंड केयर टेकर, ये हो जाएगा स्कूल और ये हो जाएगा कॉलेज। कितने कितने चाहिए, 3, 1 1 0 और 5 3 1 1। क्लियर है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमने इसको इस हिसाब से सेट किया जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने, 4, तो 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हो गया है ना। और हमसे एक बिल पूछा था तो बिल आ जाएगा, 3 इंटू 1100 प्लस 1 इंटू 1700 प्लस 1 इंटू 3000 प्लस 0 इंटू 2500। नेक्स्ट 5 इंटू 1100 प्लस 3 इंटू 1700 प्लस 1 इंटू 3000 प्लस 1 इंटू 2500। हो गया, खत्म। ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये स्कूल का टोटल बिल आ गया और ये कॉलेज का टोटल बिल आ गया कि उनको कितने का पेमेंट करना पड़ रहा है, क्लर्क, हेड क्लर्क, प्यून एंड केयरटेकर को मिला के। क्लियर। बस इतना इसी तरीके से याद रखना भी है बेसिकली कि यहाँ जो तुम्हारे पास कॉलम वाइज रहेगा वही इसको रो बना देना, इधर कॉलम इधर रो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12 आप लोग होमवर्क ले लो, सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट देखो डिटर्मिनेंट्स दिया है, तो डिटर्मिनेंट्स तो हमें अभी करना नहीं है, हमने बताया है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब सीधे आ जाओ एक्सरसाइज ए जो दिया है, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ यूनिट 2 एक्सरसाइज ए। एक एक क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी इसका क्वेश्चंस दिया है ना सबको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैट्रिसेस का, है ना। तो सब बुक पे आओ। कुछ क्वेश्चंस हम ये इस तरीके से बता दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाने वाले हैं वो हम आप लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल सेशन पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 2.56 से। एक एक क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इससे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 16 ऑर्डर्स है तो कुछ भी ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 16। फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कह रहा है 2 इंटू 8 तो 16, बट 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8, तो इसका मतलब ये कट हो गया। नेक्स्ट
2 इंटू 8 16, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 16 16, 16 इंटू 16, 16 इंटू 1 16, तो ये आंसर हो सकता है। सी देखो 8 इंटू 2 8 इंटू 2, ये तो ठीक है, बट क्या 4 इंटू 1 16 होता है? नहीं। वैसे डी में ही देखो, डी में भी हम लोगों के पास 4 इंटू 2 दिया, दैट इज 8, है ना। तो अगर सिंपली पूछा है कि 16 एलिमेंट्स है, तो कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 16, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखो अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर सेम नहीं होता, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, है ना, ये ए है, अगर ए ट्रांसपोज करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो रो है उसको हमें क्या बनाना है? कॉलम 2 3 3 4 5 6, तो अब ये क्या हो गया? 2 रो 3 कॉलम। क्लियर? तो 3 इंटू 2 पहले था, वो कन्वर्ट हो गया 2 इंटू 3 हो गया। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं होता, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे भी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? तो भी मेरा आंसर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अगर हम ट्रांसपोज करें हैं रो मैट्रिक्स को, मान लो रो मैट्रिक्स ये दिया है 2 3 4, अगर इसको हमें ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा? 2 3 4, तो रो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी। अगर हमें ए बी चाहिए तो हमने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होना चाहिए? दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 सर्कल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को सर्कल कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा किससे? डिटर्मिनेंट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? हमने पहले ही बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है? ए के, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एम इंटू पी और बी का ऑर्डर कितना है? पी इंटू एन, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? पी पी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा एम इंटू एन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो फर्स्ट बोला ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज पर कम्यूटेटिव लॉ, हमने बोर्ड पे बताया भी था कि एज पर कम्यूटेटिव लॉ ये इक्वल होता है। एंड ये देखो बता रहा है ए ट्रांसपोज, ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो ये ए के इक्वल नहीं आता बल्कि ये तो ए के इक्वल आता है ना। तो आंसर सही क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए एज पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिसेस। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स पे है ना। तो अभी हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया है क्योंकि बेसिकली ये डिटर्मिनेंट्स को कवर कर रहा है। तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो इसको सर्कल करके छोड़ देना। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी सर्कल करके छोड़ देना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है इफ़ दिस इंटू ए इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ए का क्या ऑर्डर रहा होगा, है ना। तो हम लोगों को ये बात पता है कि अगर ये वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको ए से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला रूल क्या है कि जितने यहाँ पे कॉलम्स हैं, क्या हैं? जितने कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं? 1 2, उतने ही ए में रोज़ होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जितने कॉलम हैं उतने क्या होने चाहिए? रोज़। तो रोज़ कितने होंगे? 2। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इन 2, यहाँ पे देखो वैल्यूज़ कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 रोज़ है और यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है, इसको हम लोग इस वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। क्लियर? आंसर क्या होगा? बी।
अगर तुम लोग बुक में पीछे देखोगे तो आंसर दिया है डी, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब सब आ जाओ जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं ना उस पे। एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो कट करवा देंगे, और डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करो तो डिटर्मिनेंट्स हम अभी सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया, अबाउट 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे पास वैल्यू जो दी है, पहले हम आप लोग के लिए लिख ले रहे हैं। ए की वैल्यू दी है 2 4 -3 5। बी की वैल्यू दी है 1 6 5 -7। सी की वैल्यू दी है 2 3 5 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या मांग रहा है बेटा? कह रहा है ए प्लस बी कर लो। बताओ ए प्लस बी करने में कोई दिक्कत है? इसको प्लस करना है, तो जो सेम पोजीशन होल्ड करे उनको प्लस करेंगे। कर लो जल्दी से प्लस। 2 + 1 इसको, फिर -3 + 5, देन 4 + 6, देन 5 -7। आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 10 -2। देखो बुक में आंसर दिया ए, तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना हो जाएगा? ए। 13 देखो, ए माइनस बी पूछा है, निकाल लेंगे ए माइनस बी। बस जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स उनको माइनस करना है, तो 2 - 1, नेक्स्ट -3 -5, नेक्स्ट 4 -6, एंड लास्ट 5 -7। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? -3 -5, साइन माइनस रहेगा और प्लस कर देंगे, दैट इज 8 -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा? 12। देखो आंसर बुक में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा 13 का बी। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, एक दो की भी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत आराम से क्वेश्चंस तुम लोग से हो जाने हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 3a - c निकालना है। 3a कितना है बेटा? 2 4 -3 5, और c देखो यहाँ दिया है 2 3 5 4। यहाँ पे देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, कि एक वैल्यू को पहले सबसे मल्टीप्लाई करने बोला है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने ये बताया था ना कि k की वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे 3 × 2 6 -9, 4 3 12, 5 3 15, -2 3 5 4। अब डायरेक्टली लिखना शुरू कर रहे हैं, ये छोड़ो नहीं लिखते। 6 और 2 को माइनस करेंगे, -9 -5, 12 -3, 15 -4। आंसर विल बी 4। माइनस माइनस अगेन माइनस रहेगा बट होगा प्लस, 14 9 एंड 12। देन आंसर विल बी, सॉरी 12 नहीं होगा बच्चे, ये 11 होगा। आंसर देखो 14 का क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब देखो 15 देख रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? ए बी निकालने बोला है, निकाल लेंगे। ए बी ए इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। मतलब हमने क्या बोला, यहाँ पे फर्स्ट रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से। तो 2 × 1 प्लस -3 × 6, फिर 2 × 5 प्लस -3 × -7, है ना? देन देखो 2 × 1 प्लस -3 × 6, 2 × 5
प्लस -3 -7, यही ना। नेक्स्ट, अब इस वाली हम लोग रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -7, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? ये हो जाएगा 2, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 27, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 5 ज़ा 30, 20 माइनस 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 34, हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा -15। देखो ऐसा कुछ आंसर दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सीधे सीधे मेरा क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21 होता है, 27 लिखे ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 का आंसर ए। क्लियर? क्या ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे? हाँ मैम करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करनी है, तो 16 आप प्लीज होमवर्क ले लो। सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। नेक्स्ट 17 पे चले। 17 पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अरे इतना सिंपल दिया है, ए बी माइनस बी ए। जब प्लस देख लो ना तो समझ जाओ कि क्वेश्चन बहुत इजी है। ए माइनस बी, बी ए प्लस है ना, खुद ही कर लोगे, इनफैक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। प्लस है, इसको इसको प्लस करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, बी माइनस बी, ए प्लस ए, कितना हो जाएगा? ए प्लस ए 2a, 0 0 कट जाएगा ना, 2a हो गया। आंसर देखो दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में प्लस पूछा था और आंसर किसके हिसाब से किया है? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो ये वाला एक बार प्लस के हिसाब से कर लो। क्वेश्चन गलत है इंस्टीट्यूट की मैथ में, तो इंस्टीट्यूट की मैथ वहां पे मल्टीप्लाई बोलना चाहता था, तो अब हम तुम लोग को मल्टीप्लाई पे भी बता देते हैं। प्लस पे तो आंसर यही आएगा। इसको नोट करना होगा ना, कर लो। इंस्टीट्यूट की मैथ में आंसर क्वेश्चन गलत है बेटा। वो बोलना क्या चाहता था? वो ये बोलना चाहता था कि अगर ए बी माइनस बी ए है तो ये इनटू है, ठीक है। तो प्लीज वहां पे आप लोग इनटू के हिसाब से भी सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या। अगेन इस रो को कॉलम कॉलम, इस रो को कॉलम कॉलम, है ना। ए इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू ए, बी इंटू ए प्लस ए इंटू माइनस बी, बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, है ना। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब ऐसा आंसर दिया होगा मैथ में, हाँ ऐसा दिया है मैम। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बट क्वेश्चन उन्होंने गलत लिखा था, हम तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाल लेते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 प्लस है, बहुत ही सिंपली ओरली कर लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 19 प्लस वाला है, नहीं बॉदर कर रहे हैं। 20 कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग 21 करते हैं। देखो 21 में क्या बोला है? 1 2 5 3 4 5 6 दिया है ना। देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा? 1, और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो कितना दिया हुआ है? 1। या नंबर ऑफ कॉलम 1 है या नंबर ऑफ रोज 1 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहले क्या करोगे? पहले रो को कॉलम 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 कॉलम, इस रो को फिर अगेन कॉलम, फिर रो को फिर कॉलम। तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 3 6 15, 4 8
20, 5, 10, 25, 6, 12, 30। आ गया आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? बाकी जो होमवर्क दे रहे हैं अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 22। सेम पैटर्न पे मल्टीप्लीकेशन पे होपफुली अब आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। एंड 24 अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। क्लियर? इसकी नोटिंग कर लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 से फिर स्टार्ट करें। आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 22। देखो मल्टीप्लिकेशन का पूछा है, तो हमने पहले ही बताया कि जो हमारा फर्स्ट रो है उसको पहले कॉलम से, फिर दूसरे, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेम रिपीट करेंगे सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो चलो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू 1 प्लस x इंटू वाई। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई, है ना। तो यहाँ देखो x प्लस एक्स वाई कहाँ दे रहा है? इसी में दे रहा है ना, x प्लस एक्स वाई, है कि नहीं? क्या बाकी किसी आंसर में दिया है x प्लस एक्स वाई? नहीं ना। इसका मतलब सीधे आंसर क्या हो जाएगा? b। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ एक पोर्शन करके देखना, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो सेम मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम करके देख लेते हैं। ओरली कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर ये 0 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो 10। पर देखो सब जगह 10 दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट इसको हमें करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 3 प्लस -2 इंटू 2 -4, 2 2 ज़ा 4, है ना, एंड 3 0 0। तो ये कितना आंसर आ रहा है? -1 आ रहा है, -1। और देखो -1 सिर्फ इसमें है और तो किसी में दिया ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बस तो इस तरीके से करना, पूरा वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बेसिस पे वहाँ वैसे भी मार्क्स नहीं मिलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम देख लेते हैं। -3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा -6 -1 9, एंड ये कितना हो जाएगा? देख रहे हो आंसर ही इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये -7 है और ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2, जो कि कहीं दिया ही नहीं है। आंसर कितना आएगा हम यहाँ लिख देते हैं 2। क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये -6 हो गया प्लस ये -1 हो गया और ये 3 3 ज़ा 9 है। वैसे इसको इससे सॉल्व करेंगे, जितना आया था वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको करते हैं -3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा -, प्लस 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया बेटा? 9 3 12। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो हमारा ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 12। बाकी आंसर आप लोग खुद निकाल लेना, ये आंसर ही इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो 25 में क्या बोला है कि ए ये दिया है, बी ये दिया है। ए का अगर हम ऑर्डर का बात करें, 1 रो 2 रो, ए के ऑर्डर की अगर बात करो तो ए में 2 रो है और 3 कॉलम है, और बी की बात करें तो 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, कह रहा है फाइंड ए बी, आपको ए बी फाइंड करना है। डज बी ए एग्जिस्ट? तो अगर हमें ए बी फाइंड करना है, पहली बात तो उसकी वैल्यू नहीं दी है इनटू बी की, ठीक है,
क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं, वो पूछा है कि क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ए बी क्या पूछ रहा है कि क्या हम ए इंटू बी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जितना हमारे पास इसमें जितना हमारे पास कॉलम होगा, हमारे पास कॉलम कितना है देखो 1 2 3, उतना ही इसमें रोज होनी चाहिए 1 2 3। जितनी यहाँ कॉलम है उतनी यहाँ पे रोज है, इसका मतलब a इंटू बी तो पॉसिबल है, बट क्या b इंटू ए पॉसिबल है। देखो b में कितना हमारे पास कॉलम है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 कॉलम है और यहाँ रो कितनी है 2। क्या b इंटू ए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, अगेन a और b दिया हुआ है ना। तो हमें ये बात पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये तो हमें पता है। ये कौन सा लॉ था, अगर तुम लोग को याद हो तो ये कम्यूटेटिव लॉ था, ठीक। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। देखो लिखा गया, हम वो समझाना चाहते हैं, ए बी एग्जिस्ट बी ए नॉट एग्जिस्ट। ये आंसर गलत है, ये तो हमें पता है, बट ये वाला आंसर क्यों गलत है कि ए बी एग्जिस्ट बी ए नॉट एग्जिस्ट। ए में देखो कितना कॉलम है, 1 2 3 4, और इसमें रोज कितना है 1 2 3 4, इसका मतलब ए इंटू बी तो पॉसिबल है। अब देख लेते क्या बी इंटू ए पॉसिबल है, 1 कॉलम 2 कॉलम, और कितना यहाँ पे रोज है 2 रो, इसका मतलब a इंटू बी भी पॉसिबल है, b इंटू ए भी पॉसिबल है, मतलब ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये आंसर सही नहीं है, एज वेल एज ये आंसर भी सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ ट्राई कर लेना, वैसे इजी है, और इसको वैसे अगर देखा जाए, देखो a दिया हुआ है, तुम्हें a स्क्वायर और a क्यूब निकालने बोला है, तो मल्टीप्लाई करना है, कर लेना, एंड जहाँ पे i स्क्वायर आएगा वहाँ -1 रख देना। तो ये होमवर्क ले लो। 28 सर्कल कर लो, ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स के साथ करेंगे, डिटर्मिनेंट का पोर्शन है। 29 सर्कल कर लो, 30 सर्कल करो, 31 सर्कल करो, ये सब किसका पोर्शन है, डिटर्मिनेंट्स का। आओ 32 पे, ए ये दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड ए ट्रांसपोज। हमने पहले बताया था कि अगर ए ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, ए के। अगर तुम लोग क्लास अच्छे से किए हो तो वहाँ हमने ये बताया है। 33 भी लास्ट में बताते हैं, पहले बाकी जो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 34 देखो ये बोला है, ये क्या है, दिख रहा है नेगेटिव है, तो हमें पता है मैम कि इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स, है ना। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये तीनों तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस। आंसर यही सही होगा, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर ही नहीं दिया हुआ इसमें। आंसर होना क्या चाहिए, नेगेटिव मैट्रिक्स। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सर्कल कर लो, क्योंकि बेसिकली किसके साथ हमें सॉल्व करना है 35, ये करना है डिटर्मिनेंट्स के साथ, वो भी हम बताए नहीं है। अब ये वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक। इसको हम सॉल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को हम सॉल्व करवा देते हैं। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 33, देखो क्या लिखा है, 2x z y p -9 -2 1 3 0, ये किसके बराबर दिया है बेटा, 18i के। और अगर आप लोग को याद हो तो i हमने बताया था कि जब यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स ही क्या होता है, i होता है। इसका मतलब कि उसके डायगोनल में वैल्यू 1 होगी और बाकी 0 होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दें तो राइट हैंड साइड की बात करो, राइट हैंड साइड वैल्यू कितनी आ रही है, 18 0 0 18, ठीक। हमें एक राइट हैंड साइड की वैल्यू पता है कि इतनी आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी की इक्वल करना है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ x और z निकालने बोला है, तो चलो निकालते। x और z निकालने बोला है ना, सेट कर लेते हैं कि कितना रख सकते हैं, और ये भी किससे सेट करेंगे, आंसर से ही सेट करने वाले हम। पूरा सॉल्व करना तो बेवकूफ़ी है, तो पूरा का पूरा आंसर चेक कर लेते हैं। मतलब हमें किसके इसको बराबर लाना है, 18
0 0 18। देखो ऑप्शन ए में बोला है कि ए को अगर हम 18 रख दें तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम करें 18 इंटू 2 तो ये 36 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 9 टू जा 16 हो जाएगा, 9 टू जा 18 हो जाएगा। क्योंकि सिंपली देखो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, है ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अब आपस में माइनस करोगे तो आंसर गलत आ रहा है। फर्स्ट वाला मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, 0 दिया हुआ है, ज़ीरो है ना, तो अगर मान लो हम लोग x को 0 रख दें, है ना, अगर x को 0 रख दें तो फिर ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18, तो आंसर यहाँ पे 18 आ रहा है ना। हमने फर्स्ट सिर्फ इतना पोर्शन देखना है और कुछ नहीं देखना है, क्लियर है। तो इसका मतलब x 0 आएगा, तो आंसर B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। अब हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे z की। देखो z की वैल्यू देखो कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एक दिया है -2/9, ठीक है, -2/9 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा -9, और इधर कितना दिया है -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 है ना, तो ये हो जाएगा -9, ये -18 हो जाएगा। इसका मतलब कि आंसर -9/2 नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इसकी जगह हम क्या रख दें, 9/2 रख दें, जो कि आंसर सी में दिया है, -9 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 9 - 9 = 0। देखो 0 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी। चलते हैं हम लोग अपनी शीट पे, देखो आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बस सारा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर ये वाला पोर्शन आप लोग पूरा अच्छे से कर लेते हो, सारा क्वेश्चन एंड डिटर्मिनेंट्स की हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अपडेट करेंगे, ठीक। अगर यहाँ तक किसी भी टॉपिक में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।